अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। जी दोबारा दावत दी है हमने ब्रिगेडियर रिटायर गज़फ़र साहब को, और इसलिए दावत दी है इशू दोस्त अहबाब चाहते हैं कि जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा पे जब मुख्तलिफ केस के ऊपर मुख्तलिफ शख्सियात का पॉइंट ऑफ व्यू आए, असल हालात और वाक़यात भी सामने आ जाएँ। अब ज़रा मौका आप ज़रा गुफ्तगू करना चाहेंगे जनाब गज़फ़र साहब से। मैं चूँकि इस पे बहुत तफ़सीली गुफ्तगू कर चुका हूँ और सारे मामलात में एक बात तो बड़ी क्लैरिटी के साथ आ चुकी है कि एहतसाब बातें हम सारी करते हैं, लेकिन जितना ज़बरदस्त एहतसाब मैंने फ़ौज के अंदर देखा है वो मिसाली एहतसाब है और डिसिप्लिन्ड है। लेकिन अब एक एक तरह का कॉन्सेप्ट ऐसा आ रहा है कि शायद अदलिया जो है उसका एहतसाब नहीं हो सकता। एक और वो बात वो बड़ी वाज़ेह तौर पर आई है कि सामने आ चुका है, प्रॉपर्टीज़ डिक्लेयर नहीं की, प्रॉपर्टीज़ का मनी ट्रेल नहीं है, पैसा फॉरेन रेमिटेंस में कहाँ से आया, बाहर जब पैसा भेजा, तो बाहर पैसा जो भेजा वो भेजा बच्चों की फीस और अखराजात के लिए भेजते रहे, उससे जायदाद खरीद ली गई। फिर एक तीसरा एक अकाउंट था जो जॉइंट अकाउंट था जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ और एहलिया सरीना ईसा के द्वारा, वो भी डिक्लेयर नहीं किया, ना जज साहब ने किया, ना उन्होंने डिक्लेयर किया। ये सारी चीज़ें एफबीआर की रिपोर्ट में भी आ गई। लेकिन एफबीआर की रिपोर्ट तो खत्म कर दी वो अपनी जगह, लेकिन हकायक अपनी जगह पर मौजूद हैं। आप क्या समझते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट या ये परसेप्शन जो आप लोगों में कहा गई है कि अदलिया का एहतसाब नहीं हो रहा, ये परसेप्शन किस हद तक दुरुस्त है और इसको बेहतर कैसे किया जा सकता है? सर वो वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट प्रोजेक्ट की रिपोर्ट आपकी नज़र से शायद गुजरी होगी। उसमें पाकिस्तान जो है मेरे ख्याल 128 ममालिक में से 120वीं पोजीशन पे है जुडिशरी की साथ, और पाकिस्तान जो है एक पोजीशन नीचे गिरा है। ये जो 2021 की रिपोर्ट है, और अपना साउथ एशिया में देखें तो 30 में से 25वीं पोजीशन आपकी आती है। अब वो जो जिस तरह उन्होंने कंपैरिजन किया होगा उसके उस पर मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है कि उसके तमाम जो हेडिंग्स हैं वो उस रिपोर्ट के अंदर मौजूद हैं कि आप इस चीज़ को किस तरह कर रहे हैं। तो अगर ये रैंकिंग है और उसमें फिर जस्टिस काइज अपना जस्टिस ईसा के केस के ऊपर बात करना आपके सामने, तो कहते हैं ना सूरज को चिराग दिखाने की मुतरादिफ होगा कि आपकी मौजूदगी में उसकी किस तरह टेक्निकलिटीज़ को टच किया जाए। लेकिन मैं ये उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान में जिस वक्त तक आप अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी का प्रोसीजर नहीं अडॉप्ट करेंगे और ये इंश्योर अब उस पहली बात तो मैं ज़ाती तौर पे ये फील करता हूँ कि जब इस किस्म की चीज़ें, देखिए यहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोग रहे हैं और आप मुझे उनसे बेहतर जानते हैं, जस्टिस दुर्राब पटेल, जस्टिस भगवान, जस्टिस कियानी, आप ये बताइए वर दे हर्ड इन पब्लिक एंड सीन इन पब्लिक? दे वर नेवर हर्ड, दे वर नेवर सीन इन पब्लिक। उनके फैसले कोर्ट होते थे और आज तक कोर्ट, और वो मतलब है पाकिस्तान का पहला लॉ मिनिस्टर गालिबन एक अनटचेबल थे, उनका नाम जो बाद में चले गए थे, इंडिया चले गए थे। तो बात यह है कि जब जस्टिस का किसी भी हिसाब, मैं ये समझता हूँ कि इतना नाम किसी कन्फ्रंटेटिव चीज़ों में आने लगे तो द बेस्ट थिंग इज कि वो खुद ही अपने आप को उस इशू से बाहर निकालें। ये क्योंकि जब एक केस में आने का क्या मतलब, अगर सदीक साहब आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं कि कुछ लोग या कुछ आर्गूमेंट्स उस केस के प्रो होंगे, लेकिन एट द सेम टाइम कुछ आर्गूमेंट्स उस केस के खिलाफ होंगे। मीनिंग देयर बाई ये जो डिसीजन भी आया ये भी एक कॉमन कंसेंसस का डिसीजन नहीं आया, ये स्प्लिट डिसीजन आया। स्प्लिट डिसीजन का मतलब है कि कुछ मौजूद जजेस साहिबान थे जिन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया और उन्होंने एक्विटल के फैसले से इख्तलाफ किया। इसका तो मतलब है कि आप क्वेश्चनेबल हो गए ना, आप छोड़ दें बाकी चीज़ों को, बाकी चीज़ें आप साइड पे रखिए, बाकी चीज़ों आप उस केस के अंदर ही एक शख्स किसी की भी का ये ट्रायल हो रहा हो, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे वो पोजीशन रखने वाला आदमी हो, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी हो, चाहे वो कोई जर्नैल हो, अगर उसके खिलाफ ये केस कोई केस चलता है किसी चीज़ पे और कुछ आर्गूमेंट हो, तो इसका मतलब है वो क्वेश्चनेबल हो गया। तो अगर वो क्वेश्चनेबल हो गया तो उसको अपने ओहदे से या अपनी
सीट से, अपनी पोजीशन से खुद ही वॉलंटियर कर देना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में चूंकि रिवाज नहीं है, इंडिया में ये जरूर होता था कि कोई एक्सीडेंट हो जाता था, कोई मिनिस्टर, और लालू प्रसाद होता था, एक इंडिया का रेल का एक्सीडेंट हुआ था, उसने इस्तीफा दे दिया था। हमारे यहाँ ये ट्रेंड चला नहीं, और हमारे यहाँ सिलेक्टिव जस्टिस लोग कहते रहे। आपको पता है बहुत सारी बातें, मुझे याद है, आप तो लाहौर के वाबी रहने वाले हैं, कैवलरी ग्राउंड में एक बच्चा कत्ल हुआ था, अगर आपको याद हो। हाँ, अच्छी और तरह वो याद उसका है। जो था, कांजू फैमिली, बड़ी स्ट्रांग फैमिली से था। उन्होंने उनको, वो जो उनकी माँ थी, उनकी एक बहन, वो उस लड़के की बहन थी, उसने सुप्रीम कोर्ट में जाके क्या बयान दिया था, आपको याद होगा। उन्होंने हाथ जोड़े थे, कहा जी मुझे माफ कर दे, मेरा केस मैं नहीं सस्टेन कर सकती। क्यों उसने कहा? अब कराची में एक लड़के ने किसी वो बड़े साईं का बेटा था, उसने कत्ल किया था, अपना मारा था। तो वो जब पेशी के बाद निकलता था तो विक्ट्री का निशान शाहरुख जोतोई, बनाता था। शाहरुख हाँ, जोतोई। शाहजू क्यों बनाता था विक्ट्री का निशान? क्योंकि उसको पता था कि वो छूट जाएगा। कोयटा में अभी एक एक्सीडेंट हुआ है, आपको, एक पुलिस वाले के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी एक साहब ने, उनका क्या एंड हुआ? वो बरी हो गए। तो अब इसी चीज हिसाब से अब आप देख लीजिएगा कि काजी ईसा, फाइज ईसा के केस में जो हेयरिंग हुई है, जो कोई चीजें हुई, मेरा ख्याल उसके ऊपर सोशल मीडिया में जो क्वेश्चनिंग रिमार्क्स आए हैं, उसका मतलब ये है कि देयर इज समथिंग विच हैज नॉट बीन प्रॉपर्ली टेकन इनटू अकाउंट। अभी उन्होंने जब एक हुदैबिया पेपर मिल का भी फैसला दिया था, फैसले के साथ उन्होंने लिख दिया था कि इस पेपर डिस्कशन भी नहीं हुई। क्यों नहीं होगी भाई? वाई? हुदैबिया पेपर मिल इज ओपन एंड शट केस, एक आम आदमी भी पढ़े तो। आप तो मुझसे ज्यादा टेक्निकल पॉइंट अच्छा, जानते मैं हैं। यही मैं बात रोकने लगा हूँ। आपको याद होगा अभी जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने जो गुफ्तगू की थी, और उस पे उन्हें बाकायदा उस गुफ्तगू के ऊपर बाकायदा उनका सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस गया, रेफरेंस जाके उन्हें बाकायदा ओहदे से अलहदा किया गया, और ये मिसकंडक्ट के जुमाने में। इस केस के अंदर भी वो पहले अपनी बेगम साहिबा को, पहले तो कहते थे बेगम नहीं आएंगी आगे, वो आलिया सरीना आगे आ गई, और जो जुबान और वो खत लिखती रही, वो अजीबो गरीब मजाक बनाया हुआ था। फिर उन्होंने जो आकर जुबान इस्तेमाल की अदालत के सामने बाहैसियत साइल, अगर मुझसे तो पूछते हैं, मैं तो उसको भी मिसकंडक्ट के जिम्मे में लेके जाता हूं, उनका केस दायर करना। जस्टिस याया अफरीदी ने ये कहा, उन्होंने भी कहा कि ये मिसकंडक्ट, एक जज ने, जो आपने स्प्लिट की बात की है ना, उसी चीज को अगर हम सामने रखकर देखें तो ये बात वहां भी की गई। तो लेकिन ये सवाल ये है कि अभी तक जो है ना, इस इश्यू के ऊपर कोई हमारे जुडिशरी के अंदर इसको सीरियस उस तरह लिया नहीं गया, और हालांकि लिया जाना चाहिए था उनकी गुफ्तगू के ऊपर, और ये सारी चीजों को सामने रखते हुए। और खास तौर पर जब आप अकाउंट एक डिक्लेयर नहीं, और जस्टिस इखलाक हुसैन का 1955 का केस बड़ा वाजी है कि वो भी हाईकोर्ट के जज थे, और जब उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया था तो उन्हें हटा दिया गया था मिसकंडक्ट के मामले में। तो ये जो मामला तो ये जा रहे हैं, ये क्या तो हमारी अदलिया में डिवाइड को शो कर रहे हैं? सर, अदलिया में डिवाइड के अलावा देखिए, पाकिस्तान स्टेट बैंक का एक लॉ है, और वो कहता है कि इतने $1000 से ज्यादा आप बाहर ले जाके नहीं जा, बाहर लेके नहीं जा सकते। शहबाज शरीफ पर मनी लॉन्ड्रिंग में ट्राई करो तो मनी लॉन्ड्रिंग की है, इसमें कोई शक नहीं है, बेताशा के केसेस सामने आ गए। और आपने जहांगीर तरीन को कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग की है, और बड़े सारे लोगों का नाम आया मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रर के तौर, उसने मनी लॉन्ड्रिंग, नवाज शरीफ ने मनी लॉन्ड्रिंग। अगर ये तमाम चीजें हुई हैं और ये कह रहे हैं उनकी बाहर जायदादें हैं, एक बड़ा छोटा सा पॉइंट है कि उसमें ये आया कि बाहर जायदाद, एफआईए की रिपोर्ट क्या रही है, तो क्या ये इंपेरेटिव नहीं है कि आप ये पूछें कि पैसा बाहर कहाँ गया? छोड़ दें बाकी चीजों को, पैसा बाहर किस तरह गया, किस ट्रांजैक्शन से गया? आज आप 15,000 और 20,000 के बॉन्ड जो है, वो कह रहे हैं कि आप बैंकों में जाके, ताकि बैंक के अंदर वो डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी हो जाए। चले, एक वक्त था पाकिस्तान में डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी नहीं थी, बहुत सारा पैसा हुंडी हवाले के जरिए जाता, लेकिन कम से कम ये एक्सप्लेनेशन तो आए ना कि या वहां सोर्स ऑफ इनकम था आपका, वहां आपका कोई बंदा नौकरी कर रहा था, कोई ऐसा करता था जैसे यहाँ के मिनिस्टर जो है पाकिस्तान के, वो बाहर प्लम्बर की और इलेक्ट्रीशियन की नौकरी कर रहे होते हैं, और वहाँ के कामे लिए हुए होते हैं। चले भाई, उस कामों से उन्होंने कुछ पैसे कमाए होंगे, 1000 रियाल उनको तनख्वाह मिली होगी, उससे उन्होंने एक बहुत बड़ा मेंशन खरीद लिया होगा वहाँ पे। तो यहाँ पे ये चीज तो पूछी जानी चाहिए, और अगर ये पूछी नहीं जाएगी तो यही मेरा ख्याल मैरिट के खिलाफ हो जाएगी, यहीं आपकी आंखें बंद हो जाएंगी। और जब एक फैसला आ जाता है तो वो फैसला पब्लिक की जो है वो पोजेशन बन जाता है, और उस फैसले को जब आप पढ़ते हैं और उसमें रूप होल आपको नजर आते हैं, तो फिर और वो रूप होल इन कंट्रास्ट होते हैं विद द लॉज ऑफ पाकिस्तान, एग्जिस्टिंग कानून पाकिस्तान से, अगर वो कंट्रास्ट में होते हैं तो फिर सवाल तो उठते हैं। तो फिर वही सवाल अच्छा, उठते हैं जो सवाल आप उठा रहे हैं अभी, और बड़ा जेन्युइन सवाल है।
कि क्यों नहीं इसके ऊपर फर्दर इन्वेस्टिगेशन या इसके ऊपर क्यों नहीं जजमेंट दी गई या इसके ऊपर क्यों नहीं रिमार्क्स दिए गए, ये तो आने चाहिए थे ना, या ये आने एक्सप्लेन होना चाहिए था कि पैसा गया किस तरह। और चले जस्टिस साहब, उनकी बीवी तो सरकारी मुलाजिम नहीं है ना, वो तो जस्टिस नहीं है, तो कम से कम उनकी तो अब अभी आम आदमी की अगर आप इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं और नैब कहती है कि हमने 320 बिलियन रुपए रिकवर किए हैं, तो उनकी इन्वेस्टिगेशन करने में किस बात का हर्ज है? अच्छा, यहाँ आपने एक बड़ा अच्छा सवाल उठा दिया, आपने नैब का भी जिक्र कर दिया, लेकिन मैं कह दूं एफआईए की रिपोर्ट नहीं, वो एक तो वो है कि एफबीआर को भिजवाया था, एफबीआर की रिपोर्ट है, लेकिन बड़ा एक अहम इशू आ गया। एफबीआर की रिपोर्ट सर। जायदादें, हाँ जी, जायदादें जो है ना वो मान ली है, जज साहब ने मान ली है, उनकी बेगम साहबा ने मान ली है, उन्होंने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न पहले दाखिल ही नहीं की, वो बाद में दाखिल कर दी, वो अपनी जगह है। लेकिन कुछ दोस्त जो है लंदन में बैठे या इंग्लैंड में बैठे हुए हैं, वो कहते हैं कि नेशनल क्राइम एजेंसी का केस बनता है कि इन्होंने वहां पैसा यहाँ से बाहर गया और वो पैसा कानूनी नहीं है, टैक्स भी नहीं दिया हुआ, वो डिक्लेयर भी नहीं था, ये सारी चीजें हैं। आपने जो असल मामला जो छेड़ा है वो है नैब के कॉन्टेक्स्ट में। मसला यहाँ तक ये है, देखे ना, अगर ये जस्टिस काजी फायजीस्ता होते, सियासतदान होते, पब्लिक ऑफिस होल्डर, जज पब्लिक ऑफिस होल्डर है, इसमें कोई शक नहीं है, तो सियासतदान उन्होंने अपना शहबाज शरीफ का केस या उन सबका केस यही तो है कि उन्होंने असासे अपनी आमदन से ज्यादा बनाए हुए हैं और स्पाउस के नाम पर है, उनकी बच्चों के नाम या बेगम साहबा के नाम पर है। तो ये तो अगर ये पब्लिक ऑफिस होल्डर है तो नैब के हवाले से आप देखें, और नैब और उन लोगों के साथ फिर ज्यादती नहीं है उन पॉलिटिशियन के साथ कि वो अगर पब्लिक ऑफिस होल्डर करते हुए, यानी मिसाल के तौर पर अगर ये नैब का केस बनता तो गिरफ्तारी होती, 90 दिन का रिमांड होता, फिर 2-2 साल जेलों में जाते, फिर जमानतें होती और फिर ट्रायल फेस करना पड़ता। तो ये जो मामलों के हमने अदलिया की आजादी को मुकद्दम बनाना है, आर्टिकल 175 को सामने रखते यहाँ नैब नहीं इंक्वायरी कर सकती, लेकिन वो पैरामीटर जो आपने बात की है वो पैरामीटर तो यहाँ आने चाहिए, वो जजेस के लिए वो पैरामीटर नहीं है। और ये डिस्पैरिटी बड़ी वाज़ेह तौर पर है कि हमें जो ये डिस्पैरिटी नजर आ रही है, डिस्क्रिमिनेशन नजर आ रही है, इसको तो खत्म करना है ना हमें। अदर साहब देखिए, मैं एक और एंगल से भी इसको देखता हूँ कि चले हम कहते हैं, आप एक सपोज कर लेते हैं, हम इसको स्टेब्लिश कर लेते हैं कि नैब में नहीं देते, लेकिन अगर हम नैब में नहीं भी देते तो हर अदारे का अपना इंटरनल सिस्टम भी तो होता है या नहीं होता। फौज ने कोई रिकॉल 5 या 6 जनरल ऑफिसर्स को फारिग किया मुख्तलिफ अकाउंट्स में। कुछ ऐसे जनरल ऑफिसर्स की बात कर रहा हूँ मैं, कुछ ऐसे जनरल ऑफिसर्स हैं जिनसे पैसे रिकवर किए गए किसी अकाउंट के ऊपर, जो वो मुख्तलिफ चीजें थी और पैसे रिकवर उनसे किए गए, कुछ को सजाएं दी गई। कुछ जनरल ऐसे थे जो रिटायर हो गए थे, तो आर्मी चीफ ने उनको दोबारा बुला के रिस्टोर करके उनके खिलाफ केस प्रोसीड किया, और उसके ऊपर बाकायदा 3 जनरल ऑफिसर थे, अफजल मुजफ्फर और उनके साथ 2 और थे। वो शौकत अजीज के जमाने में कोई अपना एक केस हुआ था जिससे कुछ शेयर्स वगैरह खरीदे गए थे, और वो वाकई वो गलत था, वो अगेंस्ट द रूल था। वो जनरल ऑफिसर जो थे, वो क्यों जी थे, वह थे, उनके खिलाफ वो चीजें हुई, उनको फौज में बुलाया गया, उनके खिलाफ इंक्वायरी हुई। अब ये क्यों हुआ? इस तरह आपने देखा कि एस्पिनोज केस आया, उसमें एक फांसी दी गई ऑफिसर को। उससे पहले अगर आपको थोड़ा फिर माजी में जाएं तो हैदराबाद में एक केस हुआ था जहाँ कुछ लोगों को के साथ ज्यादती हुई थी, वहां पे एक मेजर साहब थे, उनके खिलाफ इंक्वायरी हुई, प्रूफ हुआ, उनको फांसी दी गई, ही वॉज हैंग इन दी। तो ये क्यों हुआ? ये नैब में तो नहीं गया, क्योंकि ये सिस्टम के अंदर एक अकाउंटेबिलिटी मौजूद है कि अगर आप देखिए, ये इसका ये मतलब नहीं कि सारा कुछ ही ठीक है, गलत वहां भी चीजें हो सकती है और हो रही है, लेकिन जब आप पकड़े जाएंगे और मार्क्स लेवल, तो फिर आपकी छूट यही अकाउंटेबिलिटी आप अपने अदारों के अंदर मौजूद है। अगर आपको यूज नहीं कर रहे तो ये और बात है। यू मे नॉट हैव टू गो टू द नैब, बिकॉज आपका एक स्टेटस है, एक अदारे का एक स्टेटस है, किसी भी अदारे का, उसके अंदर इनहेरेंट अकाउंटेबिलिटी सिस्टम मौजूद है। जैसे आपने अभी एक जस्टिस साहब का जिक्र किया जिनको घर भेज दिया गया था, या आपने जिनके खिलाफ एक कॉन्ट्रैक्ट, तो वो मौजूद, तो वो क्यों नहीं इस्तेमाल किया जाता? वो इस्तेमाल करना, वो उनके खिलाफ तो इस्तेमाल होता है जो पब्लिक ऑफिस होल्डर है। जो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं है, दैट केस कैन बी सेंट टू नैब, और दैट केस कैन बी सेंट टू एफआईए और फर्दर, या आप उसमें आपका हर सूबे के अंदर आपकी एंटी करप्शन मौजूद है, आप उसको भेज दें, दे शुड इन्वेस्टिगेट दैट। लेकिन बात ये, इसके लिए तो कोई विल चाहिए ना, कोई लॉ तो मौजूद है। अब उस लॉ को इस्तेमाल मैंने और आपने तो नहीं करना, उन्होंने करना है, जो टॉप पे बैठे हुए हैं वो करना चाहें या ना करना चाहें, ये तो फिर एक सवाल उठ जाता है। इसीलिए लोग कहते हैं कि जी पाकिस्तान में मतलब है कोई जो 10 रुपए का चोर होता है उसको तो पुलिस वार के अंदर दे देती है, FIR काट देती है और वो बेचारा सारी ऊपर रगड़ा रहता है, बाकी जो है वो
स्कॉट फ्री है कि चलो जी ठीक है, कर देता है, कोई गल नहीं। अच्छा अच्छा, गजनफर साहब बहुत शुक्रिया आपका। बड़ी तफसीली और अपना ज़ेरा बड़ी तफसीली के साथ, और मैं समझता हूँ बड़ी मुदल्लल गुफ्तगू सारे इस हवाले से होगी। आपने फौज के अंदर एहतसाब के हवाले से बड़ी चीजें क्लियर कर दी। पॉलिटिशियन, अब एक जो बात खत्म करने से पहले, अब हम इजाजत चाह रहा हूँ आपसे, लेकिन एक नाज़रीन के लिए एक बात जरूरी करनी है। आपको याद होगा कि शहबाज शरीफ के केस में जो जमानत वाला है, उसके अंदर बाकायदा जस्टिस काजी फाजिल का रेफरेंस दिया गया। उनकी बच्चों के हवाले से, या सॉरी बीवी के हवाले से ये बात है, और वही आर्गुमेंट यहाँ इस्तेमाल करने की कोशिश की। अगर ये प्रेसिडेंट यहाँ सेट हो गया तो उसके बाद नैब भी आप फारिग समझे अपने आप को, और नैब में भी वो जो आपको आर्टिकल 25 को सामने रखते वही प्रिंसिपल इतलाक करना पड़ेगा। जस्टिस काजी भाई साहब, हम कोशिश कर रहे हैं कि आप तक चीजें जितनी भी हों, हालात और वाकयात आप तक बताते रहें, ताकि आप लोगों की मेमोरी में ये चीजें फ्रेश रहें, और जो सवाल आते रहे वो एक एक सवाल देने की बजाय प्रोग्राम में आप तक डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। इजाजत दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।